नमस्कार। सैलरी स्लिप को देखकर क्या लगता है कि जो नंबर लिखा है बस वही पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस नंबर के पीछे ना बहुत कुछ छिपा होता है। और आज हम उन्हीं छिपे हुए खजानों की बात करने वाले हैं जिन्हें कहते हैं परक्विजिट्स या अनुलाभ। ये वो चीजें हैं जो किसी की भी कॉम्पेंसेशन की पूरी तस्वीर ही बदल सकती हैं। तो जरा सोचिए, किसी के सैलरी पैकेज में असल में क्या-क्या शामिल होता है? क्योंकि यकीन मानिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है ना, वो तो बस कहानी की शुरुआत होती है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम बेसिक सैलरी से आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि ये पर्क आखिर होता क्या है, कौन से पर्क्स पर टैक्स लगता है और कौन से पर नहीं, और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल पर्क पर भी बात करेंगे। सब कुछ समझेंगे ताकि आखिर में असली कॉम्पेंसेशन की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। देखिए, एक सैलरी पैकेज ना सिर्फ पैसों का एक बंडल नहीं है। ये मॉनेटरी पे और उसके साथ मिलने वाले कई दूसरे फायदों का एक, कह सकते हैं, मिक्सचर है। और इन्हीं दूसरे फायदों को, इन्हीं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को कहते हैं परक्विजिट्स। आम भाषा में हम इन्हें पर्क्स बोल देते हैं। ये वो छोटे बड़े फायदे हैं जो सैलरी के ऊपर मिलते हैं और हमारी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर फायदे को पर्क मान लिया जाता है? नहीं, खासकर जब बात टैक्स की आती है। तो चलिए जरा कानून की नजर से देखते हैं कि इसकी असली परिभाषा है क्या। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, ये फायदा एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से ही मिलना चाहिए। मतलब ये कोई अचानक मिला हुआ इनाम नहीं है, बल्कि ये नौकरी का ही एक हिस्सा है। और ये बात इसे और भी साफ कर देती है। कोई भी पर्क कानूनी तौर पर ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर की मंजूरी से मिलना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई अपनी मर्जी से कंपनी का कोई फायदा उठा ले तो नहीं, उसे पर्क नहीं माना जाएगा। तो ये 3 शर्तें याद रखनी हैं। पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता। दूसरा, कानूनी और ऑथराइज्ड हो। और तीसरा, ये कैश में भी हो सकता है और किसी और चीज के रूप में भी। बस यही वो फिल्टर है जो बताता है कि कोई फायदा असल में एक टैक्सेबल पर्क है या नहीं। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, यानी वो पर्क्स जिन पर टैक्स लगता है। इनको समझना तो भाई बहुत ही जरूरी है। ये कुछ सबसे कॉमन टैक्सेबल पर्क्स हैं। जैसे सोचिए, कंपनी ने रहने के लिए रेंट फ्री घर दे दिया, या फिर किसी के घर के नौकर की सैलरी कंपनी दे रही है, या पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही है। ये सारे फायदे सीधे सीधे टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाते हैं। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी से मिले शेयर्स, बिना ब्याज का या कम ब्याज का लोन, एक लिमिट से ज्यादा का फ्री खाना, महंगे गिफ्ट्स, क्रेडिट कार्ड के खर्चे, किसी फैंसी क्लब की मेंबरशिप, ये सब आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.5 लाख रुपए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, खासकर जब बात रिटायरमेंट फंड्स और टैक्स की हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो नियम ये है कि अगर किसी का एम्प्लॉयर उसके रिटायरमेंट फंड्स में, जैसे पीएफ, एनपीएस या सुपर एन्युएशन फंड, एक साल में 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एक पर्क माना जाएगा और हाँ, उस पर टैक्स लगेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे जो भी कमाई होती है, मान लीजिए इंटरेस्ट, डिविडेंड या कुछ और, उस कमाई पर भी टैक्स लगता है। तो ये एक तरह का डबल वैमी है। इसलिए ये रूल समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, टैक्स वाली बहुत बातें हो गईं। अब थोड़ी अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। कुछ पर्क्स ऐसे भी हैं जो हमारी जेब पर बोझ नहीं डालते, मतलब टैक्स फ्री पर्क्स। ये वो फायदे हैं जो सीधे सीधे काम से और एम्प्लॉय की भलाई से जुड़े होते हैं, जैसे घर पर दिया गया टेलीफोन कनेक्शन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का खर्चा, ऑफिस में मिलने वाली चाय कॉफी, या फिर कंपनी की तरफ से स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस। इन सब पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस लिस्ट में और भी चीजें हैं, जैसे ऑफिस में मिलने वाला सब्सिडाइज लंच, हाँ, इसमें 50 रुपए प्रति मील की एक लिमिट होती है, या फिर क्लब फैसिलिटीज अगर वो सभी एम्प्लॉयज के लिए हैं, और एयरलाइन या रेलवे एम्प्लॉयज को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट भी टैक्स फ्री होता है। यहाँ जरूरी बात यह है कि इनमें से कई सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए। अच्छा, घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता? चलिए अब एक ऐसे पर्क की बात करते हैं जो शायद बहुत से लोगों का फेवरेट है, लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC। ये बहुत पॉपुलर है, पर इसके नियम
थोड़े से ट्रिकी हैं। तो इसके नियम क्या है? देखिए, ये सिर्फ भारत के अंदर ट्रैवल करने के लिए है। इसमें एम्प्लॉय और उसकी फैमिली कवर होती है। 4 साल के एक ब्लॉक में 2 जर्नीज पर टैक्स छूट मिलती है। और मान लीजिए कोई एक जर्नी मिस हो गई तो कोई बात नहीं, उसे अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हाँ, पर इसमें पैसों की एक लिमिट है। अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो नेशनल कैरियर के इकोनॉमी फेयर तक की छूट मिलेगी, वो भी सबसे छोटे रास्ते से। और अगर ट्रेन से तो एसी फर्स्ट क्लास फेयर तक। और बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसी तरह के नियम हैं। मतलब सरकार सबसे छोटा और सीधा रास्ता ही मानेगी। और ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। एलटीसी पर टैक्स छूट सिर्फ तभी मिलती है जब कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में हो। अगर किसी ने न्यू यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को चुना है तो सॉरी, एलटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। तो हमने टैक्स लगने वाले पर्क्स देखे, टैक्स फ्री पर्क्स देखे, एलटीसी के नियम भी समझ लिए। पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, यहीं पर असली खेल समझ में आता है। एक तरफ है सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें सबको जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ है इन हैंड सैलरी, जो असल में बैंक अकाउंट में आती है। इन दोनों के बीच जो फर्क होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये टैक्सेबल पर्क्स ही हैं। जब तक इन्हें नहीं समझेंगे तब तक असली कमाई का हिसाब लगाना मुश्किल है। तो अगली बार जब सैलरी स्लिप हाथ में आए तो सिर्फ आखिर में लिखे नेट सैलरी वाले नंबर को ही मत देखिए, उसके हर हिस्से को देखिए, समझिए, पूछिए कि आपकी असली कॉम्पेंसेशन क्या है। क्योंकि जब नियम पता होते हैं तो वो पे स्लिप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहती, वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का एक नक्शा बन जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी से मिलने वाले शानदार फायदे यानी पर्क्स अनजाने में हमारा टैक्स बिल बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए आज भारतीय टैक्स कानून के इसी उलझे हुए पहलू को थोड़ा सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये पर्क्स हमारी जेब पर आखिर असर डालते कैसे हैं। ये सवाल हर नौकरी करने वाले के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। कंपनी की तरफ से मेडिकल सुविधाएं, गाड़ी और दूसरे लाभ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमें पता है कि इनमें से कुछ पर टैक्स भी लग सकता है? अक्सर हम इस छिपी हुई कीमत को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उन राहत देने वाले फायदों की बात करेंगे जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर हम उस खास स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नियम को समझेंगे जो कुछ लोगों के लिए सारे नियम बदल देता है। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अच्छी खबर से। कुछ मेडिकल सुविधाएं ऐसी हैं जो अगर कंपनी देती है तो सैलरी चाहे कितनी भी हो, उन पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सबके लिए है। ये 4 मेन एरिया हैं जहां टैक्स में छूट मिल सकती है। हर एक के अपने कुछ नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। अगर कंपनी के अपने ही अस्पताल या क्लिनिक में किसी का या उसके परिवार का इलाज होता है तो उस पर जो भी खर्च आएगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इलाज किसी दूसरे अस्पताल में हुआ और कंपनी ने बिल का पैसा वापस कर दिया, यानी रीइंबर्स कर दिया, तो वो भी टैक्स फ्री हो सकता है। बस शर्त यह है कि वो अस्पताल या तो सरकारी हो या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त हो। ये तो एक बहुत ही कॉमन और बढ़िया फायदा है। अगर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती है तो वो पैसा टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब जेब के लिए एक बड़ी राहत है। यहाँ तक कि अगर इलाज के लिए विदेश जाना पड़े तो भी टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें इलाज का, आने जाने का और साथ में जाने वाले एक अटेंडेंट का खर्च भी शामिल हो सकता है। हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें जरूर है, जैसे कि कुल सालाना आय एक तय लिमिट से ज्यादा ना हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स कानून की नज़र में परिवार कौन है। ये सिर्फ पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो माता पिता और भाई बहन भी आते हैं जो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हैं। तो इसका दायरा काफी बड़ा है। यहाँ तक तो सब कुछ आसान था, लेकिन अब कहानी में आता है एक जरूरी मोड़। इनकम टैक्स एक्ट में एक खास कैटेगरी है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और इनके लिए कुछ नियम बदल जाते हैं। कुछ फायदे जो दूसरों के लिए टैक्स फ्री हैं, इनके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, अंतर एकदम साफ है।
बाईं तरफ वो फायदे हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री हैं, लेकिन दाईं ओर देखिए, माली की सुविधा, मुफ्त बिजली, ये सब सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही टैक्सेबल हैं। ये एक बड़ा फर्क है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आखिर है कौन? क्या कोई इस कैटेगरी में आता है? चलिए कानून की तय की हुई 3 शर्तों को समझते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के 3 रास्ते हैं। पहला, अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर है। दूसरा, अगर कंपनी में किसी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और तीसरा, अगर सैलरी एक तय सीमा से ज्यादा है। याद रखिए, इन 3 में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर लिया तो वो व्यक्ति स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। चलिए आज दूसरी शर्त को समझते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के पास कंपनी के 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर्स का मालिकाना हक हो, यानी कंपनी के बड़े फैसलों में उसकी बात का वजन हो। तो ये 20% का जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखना है। यही वो जादुई नंबर है जो तय करता है कि कंपनी में किसी की हिस्सेदारी सब्सटैंशियल है या नहीं। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि टैक्स कानून सिर्फ कागजों पर नहीं जाता, वो ये देखता है कि उन शेयर्स का असली फायदा यानी डिविडेंड किसकी जेब में जा रहा है। इसे कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब असली मालिक कौन है, सिर्फ नाम का नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी के नाम पर कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, लेकिन उन शेयर्स को खरीदने का पैसा उनके परिवार यानी HUF ने लगाया है और डिविडेंड भी सीधे परिवार के खाते में जाता है। तो अब असली सवाल ये है, क्या इस मामले में उस कर्मचारी को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि शेयर्स के कागज पर उसका नाम है? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शेयर्स का असली आर्थिक फायदा तो परिवार को मिल रहा है, कर्मचारी को नहीं। इसलिए कानून की नज़र में वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है और इस आधार पर उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी शर्त पर, सैलरी की सीमा। इसको जांचने का तरीका थोड़ा अलग है। कुल सैलरी में से सभी नॉन कैश बेनिफिट्स जैसे कार की सुविधा और कुछ टैक्स फ्री अलाउंस हटा दिए जाते हैं। उसके बाद जो रकम बचती है उसकी तुलना तय सीमा से की जाती है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये पक्का करता है कि कैलकुलेशन सही हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? अपनी सैलरी और टैक्स प्लानिंग के बारे में क्या याद रखना चाहिए? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं जो सीधे किसी की जेब पर असर डालेंगे। अपनी स्थिति को समझने के लिए खुद से ये 2 सवाल पूछने हैं। पहला, मेरे कौन से मेडिकल लाभ पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं? और दूसरा, क्या मैं इन 3 में से कोई एक हूँ? कंपनी का डायरेक्टर, 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर या एक हाई इनकम वाला कर्मचारी? तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं तो क्या इससे अपनी सैलरी स्लिप को देखने का नजरिया बदलेगा? अगली बार जब कोई अपनी सैलरी स्लिप देखे तो सिर्फ आखिर में लिखी रकम पर नहीं, बल्कि उन फायदों पर भी गौर करे और सोचे कि उनकी असली कीमत क्या है। ज्ञान ही असली ताकत है, खासकर जब बात अपने पैसों की हो। किसी की सैलरी पैकेज में कंपनी की तरफ से घर मिलना सुनने में कितना शानदार लगता है ना? पर क्या ये घर सच में मुफ्त होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि भारत में कंपनी से मिले घर पर टैक्स का हिसाब किताब आखिर होता कैसे है। तो चलिए पता लगाते हैं। जब कोई कंपनी रहने के लिए घर देती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे सिर्फ एक तोहफा नहीं मानता, वो इसे एक सुविधा या बेनिफिट मानता है। और जहां सुविधा है वहां टैक्स भी है। तो ये मुफ्त घर असल में कितना मुफ्त है, आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक शब्द जानना होगा, परक्विजिट। ये उन सभी एक्स्ट्रा फायदों का ऑफिशियल नाम है जो सैलरी के अलावा मिलते हैं, जैसे कि कार, क्लब मेंबरशिप और हाँ, कंपनी से मिला घर भी। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से हर परक्विजिट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जिस पर टैक्स लगता है। हमारा मकसद साफ है, हमें इस घर की टैक्सेबल वैल्यू पता लगानी है। चलिए इस पूरी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये घर दे कौन रहा है। क्या एम्प्लॉयर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से कैलकुलेशन के नियम 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नियम है। ये वाला रास्ता तुलना में काफ़ी सीधा है।
अगर घर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो नियम बहुत ही क्लियर है। सरकार उस घर के लिए एक लाइसेंस फी तय करती है और बस वही रकम परक्विजिट की टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं। अब हम आते हैं उस मेन रास्ते पर जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होता है जब एम्प्लॉयर एक प्राइवेट कंपनी हो। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें एक और ज़रूरी सवाल पूछना होगा, क्या वो घर कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है या कंपनी ने उसे कर्मचारी के लिए किराए पर लिया है? इस सवाल का जवाब ये तय करेगा कि हम कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जहां घर का मालिक खुद एम्प्लॉयर यानी कंपनी है। यहां पर टैक्सेबल वैल्यू कर्मचारी की सैलरी के एक खास परसेंटेज के आधार पर तय होती है। यह परसेंटेज शहर की आबादी पर निर्भर करता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर शहर की आबादी 40 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 10% टैक्सेबल होगा। 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए यह 7.5% है और बाकी सभी जगहों के लिए सिर्फ 5%। मतलब घर किस शहर में है इसका सीधा असर टैक्स पर पड़ता है। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो पर चलते हैं। क्या होता है जब कंपनी घर किराए पर लेकर देती है? यहां कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है। इस सिचुएशन में हमें दो वैल्यूज की तुलना करनी होती है। पहली, कंपनी जो असली किराया चुका रही है वो, और दूसरी, कर्मचारी की सैलरी का 10%। और यहां नियम यह है, टैक्सेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी वो मानी जाएगी। ये कर्मचारी के लिए एक फायदेमंद नियम है। तो असली किराया या सैलरी का 10% माइनस जो भी कम हो। अब तक हमने बात की है अनफर्निश्ड घर की, लेकिन अगर कंपनी फर्नीचर के साथ घर दे तो क्या होगा? चलिए इस कैलकुलेशन में एक और परत जोड़ते हैं। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, पहले अनफर्निश्ड घर की वैल्यू निकालिए, जैसा हमने अभी सीखा। स्टेप 2, इसमें फर्नीचर की सुविधा की वैल्यू जोड़ दीजिए। और स्टेप 3, अगर कोई किराया चुकाया जा रहा है तो उस रकम को घटा दीजिए। तो फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अगर फर्नीचर कंपनी का अपना है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% सालाना वैल्यू के तौर पर जोड़ा जाएगा। और अगर कंपनी ने फर्नीचर भी किराए पर लिया है तो जो असली किराया चुकाया जा रहा है वही रकम जोड़ दी जाएगी। इनकम टैक्स के नियम हमेशा सीधे नहीं होते। कुछ खास सिचुएशंस के लिए अलग नियम भी हैं। आइए कुछ आम मामलों पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कंपनी होटल में रहने का इंतजाम करती है। इस मामले में टैक्सेबल वैल्यू सैलरी का 24% या होटल का असली बिल, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो होगा। हालांकि यहाँ एक बहुत ज़रूरी छूट भी है। अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है और उसे 15 दिनों तक के लिए होटल में ठहराया जाता है तो इस पीरियड के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल छूट है। एक और आम सिचुएशन है ट्रांसफ़र की। जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो अक्सर कुछ समय के लिए उसके पास 2 घर होते हैं, एक पुराने शहर में और एक नए में। नियम ये कहता है कि पहले 90 दिनों के लिए सिर्फ उस घर की वैल्यू टैक्सेबल होगी जिसका परक्विजिट वैल्यू कम है, लेकिन 90 दिनों के बाद दोनों घरों की वैल्यू टैक्सेबल इनकम में जोड़ दी जाएगी। ये कोई हमारी व्याख्या नहीं है, बल्कि ये सीधा इनकम टैक्स के नियमों में लिखा है। नियम साफ तौर पर कहता है कि ट्रांसफर के शुरुआती 90 दिनों तक केवल कम वैल्यू वाले घर पर ही टैक्स लगेगा ताकि कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सके। तो चलिए पूरी जानकारी को जल्दी से समेट लेते हैं। कंपनी से मिले घर का टैक्स 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। एम्प्लॉयर सरकारी है या प्राइवेट, घर किस शहर में है, घर कंपनी का अपना है या किराए का, और वो फर्निश्ड है या नहीं। तो अगली बार जब कोई जॉब ऑफर रेंट फ्री अकोमोडेशन के वादे के साथ आए तो अब ये पता है कि इसकी असली कीमत कैसे निकालनी है। अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये सुविधा जेब पर कितनी भारी या हल्की पड़ेगी। जानकारी ही ताकत है, खासकर जब बात टैक्स की हो। सैलरी स्लिप, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो समझ ही नहीं आती, है ना? तो आज हम उन्हीं उलझी हुई चीजों को सुलझाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सैलरी का मतलब क्या है, फिर कंपनी की कार, उसके बाद अगर कार अपनी हो लेकिन खर्चा कंपनी दे, फिर घर से जुड़े पर्क्स, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी पर्क या सुविधा की वैल्यू निकालने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स के नियमों में सैलरी किसे कहते हैं। तो सैलरी में आपकी बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, ये सब तो आ जाता है, मतलब जो भी पैसा एम्प्लॉयर से मिलता है।
लेकिन असली कहानी इसमें नहीं है। असली खेल इस बात में है कि इस परिभाषा में क्या-क्या नहीं आता है। ये स्लाइड देखिए, यहां बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है वो सब जो सैलरी माना जाता है, जैसे बेसिक पे, अलाउंसेस, बोनस, और दूसरी तरफ है वो सब जो इससे बाहर है, जैसे कंपनी जो पीएफ में पैसा डालती है या जो टैक्स फ्री अलाउंसेस होते हैं। और हाँ, खुद इन पर्क्स की वैल्यू भी इसे सैलरी में नहीं गिना जाता। चलिए, अब आते हैं सबसे कॉमन और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले पर्क पर। जी हाँ, कंपनी से मिली कार। अब देखिए, कंपनी की कार पर कितना टैक्स लगेगा, ये पता लगाने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला सवाल, कार का मालिक कौन है, और दूसरा, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इन्हीं दो चीजों से सारा हिसाब किताब तय होता है। तो ये पूरा मामला 3 आसान स्टेप्स में टूट जाता है। पहला, क्या कार सिर्फ ऑफिस के काम के लिए है, सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए है, या फिर दोनों के लिए। दूसरा, अगर दोनों के लिए हैं तो इंजन कितना पावरफुल है, मतलब 1.6 लीटर से कम या ज्यादा। और तीसरा, गाड़ी चलाने का और मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठा रहा है, कंपनी या कर्मचारी खुद। और इन सवालों के जवाब हमें इस टेबल पर ले आते हैं। यहां पर सरकार ने सीधी सीधी एक फिक्स्ड रकम बता दी है, जो हर महीने टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी। जैसे अगर 1.6 लीटर तक की गाड़ी है और खर्चा कंपनी दे रही है तो 1800 रुपये महीना, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपये और जुड़ जाएंगे। सबसे जरूरी बात, असल में कितना खर्च हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन सोचिए, अगर कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए दी गई है तो तब मामला बिल्कुल सीधा है, लेकिन अक्सर टैक्स के लिहाज से महंगा पड़ता है। उस केस में कंपनी का जितना भी असली खर्चा हुआ है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल पर्क बन जाता है। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं जो काफी कॉमन है। क्या हो अगर कार तो अपनी है, लेकिन उसके चलाने का खर्चा, मतलब पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब कंपनी दे रही है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी उल्टी हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने कुल कितना पैसा दिया, फिर उस पिछली टेबल वाले फिक्स्ड अमाउंट को, जैसे 1800 रुपये या 2400 रुपये, ऑफिशियल काम का मानकर घटा देते हैं, और जो रकम बच गई बस वही टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी। तो गाड़ी वाली बात तो समझ आ गई। अब यही लॉजिक घर पर मिलने वाली सुविधाओं पर भी लगता है, जैसे कि घर के काम के लिए कोई हेल्पर या गैस, बिजली का बिल। अब घर के हेल्पर के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि उसे हायर किसने किया है। अगर कर्मचारी ने हायर किया है और कंपनी सिर्फ पैसे दे रही है तो वो पूरी रकम टैक्सेबल है। लेकिन अगर हायर ही कंपनी ने किया है और वो एक सुविधा दे रही है तो टैक्स का नियम कुछ खास कर्मचारियों के लिए ही लगता है। तो बॉटम लाइन ये है, चाहे घरेलू सहायक हो, गैस, बिजली या पानी, टैक्सेबल वैल्यू हमेशा वो होगी जो कंपनी की जेब से असल में खर्च हुई है। हाँ, अगर कर्मचारी ने उस सुविधा के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे दिए हैं तो वो रकम कम हो जाएगी। चलिए, अब आते हैं कुछ बहुत जरूरी डिटेल्स पर, मतलब वो छोटी छोटी बातें जो इन सारे नियमों को प्रैक्टिकल बनाती हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि कंपनी की कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम में इस्तेमाल होती है ताकि उस पर कोई टैक्स ना लगे, तो ये साबित करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी को पूरी लॉगबुक मेंटेन करनी होगी, कब कहाँ गए, कितना किलोमीटर चली गाड़ी, सब कुछ। साथ में एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि ये खर्चा ऑफिशियल था। और ये एक और बड़ा पॉइंट है, अगर किसी को कंपनी से एक से ज्यादा गाड़ियां मिली हैं तो क्या होगा? नियम कहता है कि सिर्फ एक गाड़ी को ही मिक्स्ड यूज वाला दिखाया जा सकता है, जिस पर कम टैक्स लगता है। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें पर्सनल इस्तेमाल का मानकर उन पर पूरा टैक्स देना होगा। तो अब जब ये नियम थोड़े और साफ हो गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इससे किसी के सैलरी पैकेज को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। इन सब डिटेल्स को समझना सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपनी असली कमाई और फायदों को सही तरीके से समझने के लिए है, ताकि बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके।